वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लिखिता 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 इसका स्टॉक इतना भागा है कि जो बहुत ही भयानक और बहुत ही शानदार रैली, अगर अपन बोलेंगे भयानक नहीं बोलेंगे, बहुत ही शानदार रैली इसमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। इस वीडियो में हम करेंगे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे इसके कंपनी के बिजनेस को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, मैनेजमेंट के कमेंट्स वगैरह क्या क्या है, कंपनी का क्या प्लान है और क्या इनके पीयर से इनकी वैल्यूएशंस कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आईपीओ में आए थे वो निकल चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो हम लोग हमारे एक बहुत ही कीन फॉलोअर है मिस्टर विक्की, उनके यहाँ पे उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग उनके उस पर बना रहे हैं ये वीडियो। अगर आपको भी कोई लगता है कि आप हमारे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपको कोई स्टॉक एनालिसिस करवाना है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। उन्होंने कल बताया था और आज हमारा ये एनालिसिस आपके सामने। चलिए यहाँ पे अपन लिखिता से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। ये हमारा है ना टेलीग्राम चैनल है जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है। यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, कॉन कॉल्स की अपडेट या फिर कोई भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी बड़े आदमी की रिपोर्ट, आईपीओ, आरएचपी वगैरह वगैरह, सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ वगैरह एक जगह आ जाती है। अगर आप देखोगे जैसे कि ये कॉन कॉल्स वगैरह की रिपोर्ट्स है, ये जैसे कि आज सीरा का रिजल्ट आया था तो उसकी कॉन कॉल रिपोर्ट्स है, फिर डिवीज लैब पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगा। हम लोग ने लास्ट टाइम एक जो दिया था वो था मार्क्सन्स फार्मा। अगर आप देखोगे मार्क्सन्स फार्मा का हम लोग ने स्टॉक रिकमेंड किया था। तो जैसा कि हमारा एक वीडियो था जो 1 जून को हम लोग ने अपलोड किया था, जहाँ पे हमने बोला था 70s के भाव में मार्क्सन्स को खरीदो, और अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार रिटर्न कमा चुके। वैसे ही हम लोग ने एक स्टॉक दिया था कैम्स। कैम्स में भी बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली। हमने 2300 पर रिकमेंड किया था और आज उसका 2900 का भाव है और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो चलिए, अगर लोगों ने जिन जिन लोगों ने मार्क्सन्स और कैम्स में पैसा बना लिया है, अगर वो चाहते हैं एक ऐसा स्टॉक जो लार्ज कैप भी हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ऑपरेशनल नंबर हो, आउट परफॉर्म किया हो पीयर्स को, और यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रही हो, ठीक है, और इस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह यहाँ पे स्ट्रांग हो, बुलिश हो, कोई यहाँ पे ब्रोकरेजेस, लिमिटेड डाउनसाइड नियर टू रेजिस्टेंस, अगर आपको इस तरह का स्टॉक चाहिए जो कि एक बहुत ही शानदार मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले टाइम में और बहुत ही लिमिटेड डाउनसाइड है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और ऑब्वियसली आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो बीट द स्ट्रीट सर्च करना है या फिर आपको यहाँ पे हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस के बारे में। देखो, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत ही एक लिमिटेड नैरो बिजनेस में है। उसका मेन काम है यहाँ पे ऑयल एंड गैस और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर पाइप लेइंग का काम करती है, पाइपलाइन लेइंग का काम करती है। अच्छा, किस तरह की पाइपलाइन लेइंग का काम करती है? नेचुरल गैस, ठीक है, मोस्टली इनका बिजनेस नेचुरल गैस में, बट ये हाइड्रोकार्बन वगैरह में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो मोस्टली पीएनजी और सीएनजी वाली जो सर्विसेज होती है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस का जो काम होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे इनके गेल वगैरह है, ओएनजीसी वगैरह है, ठीक है, फिर इंडियन ऑयल्स वगैरह है और अडानी टोटल गैस है, तो ये इनके मेजर कस्टमर्स है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही नैरो बिजनेस में ये काम करती है और वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे पीएनसी इंफ्राटेक हो गई जो इनकी एक मेजर पीयर है, उनका बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। लिखिता का बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है। कल को अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी नेचुरल गैस पे बदलती है या फिर इंडस्ट्री का आउटलुक बदलता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लिखिता का बिजनेस केवल और केवल नेचुरल गैस और कुछ ये ना पाइपलाइन बिजनेस पे ही यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लिखिता के पास और कोई बिजनेस नहीं है और ये जब से स्टार्ट हुए थे 1998 से ये एक ही बिजनेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक जो यहाँ पे मेरे को खराब बात लग रही है वो ये लग रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये क्या क्या काम करती है तो मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सीएनजी स्टेशन वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन टीम है, पाइप लाइन का काम करती है, टर्मिनल्स वगैरह बनाती है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाती है और यहाँ पे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बनाती है। क्रॉस कंट्री मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मतलब एक ही शहर के अंदर यहाँ पे पाइपलाइन बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे ओएनएम का काम करती है, मतलब मान लीजिए पाइप यहाँ पे हमने ले कर दिया, उसके बाद उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी यहाँ पे लिखिता करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अभी अगर हम देखेंगे इसके बाद इसके है ना कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और इन लोग को करीबन है ना अभी लास्ट क्वार्टर में, मतलब अगर हम देखेंगे करीबन 250 करोड़ या फिर 234 करोड़ के करीबन यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मिले थे। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं ये प्रोजेक्ट्स इनके। देखो, आप देखोगे ना गेल,
यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, ये अडानी गैस और इंडियन ऑयल की एक सबसे है ना जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और फिर वहीं पे ओएनजीसी, टोरेंट गैस और आईओसीएल वगैरह का यहाँ पे बिजनेस है। तो ये सारा काम है। अभी यहाँ पे बेसिकली ना प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं दे रखी, ये इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। बट अगर आप देखोगे बेसिकली ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ही पाइपलाइन का काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का भी ये काम करती है। अच्छा, सीजीडी और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में थोड़ा फर्क है। अगर आप देखोगे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के अंदर जो होता है ना वो बिजनेस जो है वो थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि अगर आप सिटी के अंदर बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक वगैरह आप समझते हो ना। अगर एक शहर के अंदर काम करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए अगर आप देखोगे तो इनके बेसिकली जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, उसकी ये डिटेल है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये अवंतिका गैस लिमिटेड एक ही कंपनी थी जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके दिया, फिर गेल को दिया था, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को दिया था, और ओएनजीसी और इनको दिया था। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो इनके 4-5 ही कस्टमर है, और ओवरऑल भी नेचुरल गैस के अंदर भी ज़्यादा कस्टमर है नहीं, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम 10 जन होंगे जो ये काम करवा रहे होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम है। अगर आप इसको आईआरबी या पीएनसी इंफ्राटेक से कंपेयर करते हो, वहाँ पे क्या है, अशोक बिल्डकॉन या फिर दिलीप बिल्डकॉन में वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, रोड बिल्डिंग वगैरह का करते हैं। और रोड तो यहाँ पे बहुत जन सरकारें इतनी रोड निकाल रही है। आप एक बात समझिए, इंडिया में रोड का काम ज्यादा हो रहा है या गैस का काम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा आपको समझना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे पिछले 6-7 महीने को छोड़ो, साल भर को छोड़ो, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल में रोड ज्यादा बनी है या पाइपलाइन ज्यादा ले हुई है, ठीक है। तो वहां पे अपने को एक चीज सोचनी चाहिए कि इनका बिजनेस इतना नहीं चल रहा है जितना इनका स्टॉक चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको केवल है ना सच्चाई बता रहा हूं। आप अगर किसी को ये लग रहा है ना हम लोग लिखिता तो बहुत जोरदार शेयर है, 1000 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भैया आप पहले समझो, चीज़ों को समझो। मैं कभी भी है ना नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो मैं मेरे स्टॉक के एंड में बताऊंगा क्या है, जो भी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन ने मोटा मोटी इसका बिजनेस समझ लिया है। चलो प्रोजेक्ट की बात करी थी कि आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स चाहिए, कितने कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे कंपनी है ना क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कंपनी ने ना 234 करोड़ के यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिले थे जनवरी से मार्च के बीच में। अच्छा, 234 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 234 करोड़ का मतलब ये हुआ है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे अपने को यहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। बेसिकली एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम है 234 करोड़ रुपीज़ की, इसको आप ऐसे समझे। बट आप ये बात समझो कि ये रेवेन्यू एक साथ एक क्वार्टर में नहीं आने वाला है, इसको यहाँ पे बढ़ने में भी टाइम लगेगा और सारी चीज़ें होंगी। एक बात जो मुझे अच्छी लगी, कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड। अगर आप देखोगे बहुत ही कम ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो यहाँ पे लिस्टेड होने के बाद 1 महीने मतलब है ना साल भर भी नहीं हुआ है और उन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है। क्योंकि जनरली जो कंपनियां लिस्ट होती है पहले डेप्ट वगैरह का रिपेमेंट वगैरह करती है और वो सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। इन लोग ने सब कुछ कंप्लीट किया और उसके बाद डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ पे इनके ना कैश फ्लोज और फिनेंशियल स्ट्रांग है ये प्रतीत होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 रुपये का डिविडेंड और ये एजीएम के बाद मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड के चक्कर में मैं हर बार बोलता हूँ कभी भी यहाँ पे स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़े बहुत फिनेंशियल्स देख लेते हैं। अच्छा, लिखिता में है ना एक और बात बहुत अच्छी है, इनकी कोई सब्सिडरीज नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे इनकी कोई ज़्यादा सब्सिडरीज वगैरह है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ना इनका जो बिजनेस होता है ये पाइपलाइन लेइंग का होता है, तो इसमें ना हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई नई सब्सिडरी नहीं बनानी पड़ती। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अगर आप देखोगे कोई भी अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हर बार एक है ना सब्सिडरी बनानी पड़ती है। ये एक बेसिकली इंडस्ट्रियल नॉर्म भी है और यहाँ पे ज़रूरी भी है ना। बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे बाद में ना गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट भी इनको देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ होती है। तो अब क्या होता है ना, अगर आप जितनी ज़्यादा सब्सिडरीज के साथ काम करते हो ना, एक तो दो चीजें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे, दूसरा साला दिन भर है ना इंटर पार्टेड यहाँ पे इंटर पार्टी यहाँ पे इंटर कंपनी वो चलता रहता है, कभी लोन दे रहे हैं कभी लोन ले रहे हैं, अपने को पता ही नहीं पड़ता एज ए शेयर होल्डर। तीसरी चीज, हर बार हर एक कंपनी खोलने का एक कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस होता है, जिसके लिए अगर आप देखोगे ऑडिट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उससे अप्रूवल, ये अप्रूवल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। कंप्लायंस कॉस्ट के मामले में लिखिता का कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को लगता है बतानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो ओवरऑल अगर आप देखोगे 19,000 लैक्स का इन लोग ने रेवेन्यू पोस्ट ऑन किया है। 19,000 लैक्स बेसिकली कुछ नहीं हुआ, अपना 190 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। 190 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल से अगर आप देखते हो तो पिछले साल 160 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 190 करोड़ का हुआ है। वहीं पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने 73 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू पोस्ट किया है, जो पिछले साल में अगर आप देखोगे
58 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में वो अगर आप देखते हो, अपन यहाँ पे अगर देखते पिछले साल ये 50 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ का था। तो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू के फ्रंट पे एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। ये बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। फिर कंपनी की थोड़ी बहुत अदर इनकम भी होती है, ठीक है। अदर इनकम बहुत ही कम है, 1 करोड़ रुपए की अदर इनकम है। दिस कुड बी समथिंग लाइक है ना, कंपनी ने अपने कुछ फंड्स वगैरह इन्वेस्ट किए होंगे, आईपीओ से जो पैसा आया इधर उधर इन्वेस्ट किया। नॉन ऑपरेशनल इनकम जो होती है ना, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट रहा है वो यहाँ पे कंपनी का 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 करोड़ का था और पिछले साल यहाँ पे करीबन 3 करोड़ का था। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे एक और चीज जो मैं बोलूंगा आपको कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मार्जिन फ्रंट्स में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मार्जिन में भी यहाँ पे कंपनी ने अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनका जो बेसिकली ये 17 रुपए का इनका ईपीएस है। अगर आप यहाँ पे पी निकालने जाओगे तो मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो पी रेशो बैठता है वो करीबन 27 का बैठता है, जो कि लगभग अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके बाकी सारी यहाँ पे जो अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसके बराबर आ गया। पीएनसी इंफ्राटेक ले लो या फिर अशोक बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन वगैरह, इन सबको ले लो तो इनके बराबर आ गया। तो जो अंडर परफॉर्मेंस थी ना, ये एक अंडर वैल्यूड शेयर था, वो अब यहाँ पे नहीं रहा है, ठीक है। अब ये पीएर्स के बराबर आ गया। यहाँ से अपसाइड कितनी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, कंपनी ने यहाँ पे अपना आईपीओ उठाया था। जो आईपीओ के यहाँ पे अपडेट्स है, कंपनी ने कितना कितना पैसा यहाँ पे अभी तक यूटिलाइज कर लिया है उसके बारे में कंपनी ने बताया है। तो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल मैंने आपको रिजल्ट्स वगैरह भी बता दिए हैं। अब अपन थोड़ी बहुत बैलेंस शीट को देखते हैं। अगर आप देखोगे इनकी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने को देखना कि कंपनी के पास असेट्स कितनी है। देखो, मैं इंटेंजिबल असेट्स को कुछ ज्यादा है ना कभी भी वो नहीं देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स कम है। बाकी यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है। लोन्स एंड एडवांसेस ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टिपिकल मैटर हो सकता है, बट यहाँ पे मेन जो असेट्स है अपने, यहाँ पे जो कंपनी के पास असेट्स है वो आप देख सकते हो पीपीई है, बेसिकली फिक्स्ड असेट्स है, और करंट एसेट्स वगैरह ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं कंपनी के यहाँ पे बेसिकली इस पे, ये कंपनी की नेटवर्थ है। कंपनी की नेटवर्थ लगभग 153 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ है। इसको अपन मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राइस टू बुक रेशो मिलेगा। लाइबिलिटीज की अगर आप बात करोगे तो लाइबिलिटीज यहाँ पे केवल 18 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म की बात करें, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यहाँ पे करीबन 15 करोड़ की है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल भी अगर अपन देखते हैं कंपनी के पास कैश बैलेंस कितना है, तो कंपनी के पास लगभग 15 करोड़ का तो कैश बैलेंस है और थोड़ा बहुत यहाँ पे और है। तो अगर आप देखोगे लगभग है ना कंपनी में 30 करोड़ रुपए का तो यहाँ पे कैश बैलेंस पड़ा है। तो कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हो डेब्ट फ्री है, और यहाँ पे नेट डेब्ट जीरो तो है ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कैश फ्लोज की बात करोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो जो अगर आप देखोगे कंपनी ने जो यहाँ पे जनरेट किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे काफी अच्छा रहा। सॉरी, यहाँ पे है ना कैश फ्लोज में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। अगर आप देखते हो तो पिछले साल से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे कैश फ्लोज पे एक इम्पैक्ट आया है। और वहीं पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे कुछ नहीं है, बल्कि कंपनी ने अपना जो है ना आईपीओ का जो पैसा आया था वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है अभी, ठीक है। उसको धीरे धीरे ये लोग करेंगे। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है अपने को बिजनेस के लिए कि कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ से पता पड़ेगा ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं हो सकता, नई नई मशीन्स और जो इनको ट्रक्स वगैरह चाहिए होते हैं ना उसमें इन्वेस्ट किया होगा। बाकी कैश फ्लो अगर आप देखोगे आईपीओ से कितना है, तो यहाँ पे आईपीओ से करीबन यहाँ पे 61 करोड़ 20 लाख रुपए आया था। तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल इनका जो कैश बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कंपनी के फिनेंशियल्स हो गए हैं। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी के पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखेंगे कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर अपन पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें, इसमें अगर अपन देखते हैं किन किन लोगों ने पैसा बेचा है, तो यहाँ पे हेड फाइनेंस यहाँ पे जो था उसने अपना स्टेक कम किया है। और फिर ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं आई डोंट नो, बट ठीक है, इन लोग ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया और किसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, कोई वाडिया है, ठीक है। एफआईआईज में अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज में तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत कम ही है। बाकी यहाँ पे कोई बड़ा यहाँ पे स्टेक ऐसा नहीं है जो 1% से ज़्यादा हो। प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे बेसिकली सेम है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, प्रमोटर के स्टेक पे मैं आपको बोलना चाहूंगा 74% यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक है, जो सेबी के रूल के हिसाब से हाई है, 75% हो सकता है। लिखिता के अंदर वही हो रहा है जो यहाँ पे अडानी ग्रीन और डीमार्ट के अंदर हुआ था। क्या होता है, यहाँ पे 75% तो प्रमोटर्स के पास है, वो तो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे नहीं। दूसरी चीज, अब क्या होता है ना मार्केट में, अभी जैसे अपन ने देखा ना थोड़े दिन पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, एकदम से ऑक्सीजन के स्टॉक बढ़ गया, ऑक्सीजन का भाव बढ़ गया, सब कुछ हो गया। और वहां पे यही हो रहा है, यहाँ पे क्या है ना मार्केट में स्टॉक बहुत कम है और यहाँ पे लेने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है ना सप्लाई डिमांड मैच नहीं होती और इसलिए यहाँ पे स्टॉक और बढ़ रहा है। तो ये हर बार देखा गया है, जहाँ पे लो फ्री फ्लोट होता है वहां पे स्टॉक ज्यादा तेजी से बढ़ता है। बट यहाँ पे बेसिकली जब प्रमोटर्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत स्टेक कम करते हैं, तो यहाँ पे
ये सारी चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ है क्या कि यहाँ पे प्रमोटर स्टेक बेचेगा? नहीं, ना ही प्रमोटर को स्टेक बेचने की ज़रूरत है, एज़ पर सेबी रूल्स उन्होंने कंप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता प्रमोटर्स इसमें अभी स्टेक बेचेंगे हाल फिलहाल तो, ठीक है। बाकी वो प्रमोटर हैं, वो आप हम तो कुछ ज़्यादा समझते भी नहीं है, प्रमोटर अपने हिसाब से चलेंगे, जिनको बेचना है बेच के रहेंगे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना था। अच्छा, ऑपरेशनल मार्जिन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे 22% रहा है, नेटवर्थ इनकी 153 करोड़ थी। प्राइस टू बुक रेशो जो आता है 6 का आता है, ईवी टू इबिटा रेशो 21, ये थोड़ा ज़्यादा है। और पी रेशो भी अब तो बराबर आ चुका है। आरओसीई और आरओई की जो रिटर्न्स है वो कंपनी ने काफ़ी खतरनाक दिए। डेब्ट टू इक्विटी 0-0 हो ही चुका है, आपको बता ही दिया है। बाकी अपन देखते हैं यहाँ पे बाकी पीयर से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग इनकी जो पी रेशो की वैल्यूएशन है वो लगभग अब पीयर्स के बराबर आ चुकी है। आईआरबी की अगर अपन देख ले और वो सारी चीज़ ले, और अगर अपन देखते हैं ओपीएम के मामले भी ये किसी से ज़्यादा कोई आगे पीछे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपीएम तो है नहीं इनका, ठीक है। और प्राइस टू बुक रेशो भी अगर आप देखोगे तो लगभग लिखिता का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से एक अपने को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ठीक है। अभी पीएनसी इंफ्राटेक की बात करते हैं। पीएनसी इंफ्राटेक में भी अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं पीएनसी इंफ्राटेक वगैरह ना, तो यहाँ पे इनका भी प्राइस टू बुक रेशो बहुत कम है। और यहाँ पे इनका बेसिकली पीएनसी इंफ्राटेक का तो यहाँ पे वो भी कम है, पी रेशो भी कम है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने को सोचना चाहिए। लगभग कंपनी जो अंडर वैल्यूड थी अब यहाँ पे बराबर आ चुकी है, एट पार है, ना ही वैल्यूएशन ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक है। अब अपन थोड़ा बहुत टेक्निकल देख लेते हैं। देखो, टेक्निकल में कुछ होगा नहीं क्योंकि कंपनी है ना रिसेंटली लिस्टेड है, टेक्निकल्स के लिए चाहिए होता है बहुत लंबा चार्ट, बट यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी अपन दिखा देते हैं एक बार। तो टेक्निकल्स की बात करें, सभी तरह की मूविंग एवरेजेस से तो ऊपर ही चल रहा है, आप सभी को पता है। एसएमए डीएमए जो भी होता है ना, सबसे ऊपर चल रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 546 का भी एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, उससे पहले 470 का भी है, बट यहाँ पे जो स्टॉक ने सर्किट मारा है तो हो सकता है यहाँ पे ये भी टूट जाए। बट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस 546 का है, जो कि मुझे भी अभी लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर आप टेक्निकल देखोगे ना तो ये बहुत ही लंबी कैंडल बनाई है अभी, है ना, ये एक कैंडल काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत एक और यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट अपन यहाँ पे अगर एक साल का भी चार्ट देख ले तो यहाँ पे एक साल का तो चार्ट है नहीं, बट यहाँ पे जो ये कैंडल है सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है। और वहीं पे साथ में नीचे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द मतलब बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम्स है। इससे पहले कैंडल यहाँ पे मिली थी इस तरह की कैंडल, और जब यहाँ पे स्टॉक 360 से 400 आया था, और अब यहाँ पे 400 से ये 460 गया है, ठीक है। तो ये कैंडल शायद रिपीट हो। बट अगर आप देखोगे क्या हुआ था पिछली बार भी, यहाँ पे एक हाई मारने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे वो परफॉर्मेंस आई थी नीचे, ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस ये स्टॉक बढ़ा था। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा कॉशियस होना बिल्कुल बिल्कुल बनता है। यहाँ पे अपने को कॉशियस होने की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ही। और यहाँ पे अभी मैं क्या बोलूँगा, देखो जिन लोगों ने ना पुराने भाव पे ले रखा है, मतलब 300 350 रुपये से कम है, तो उनका डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे उनके लिए ना, मतलब उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो उनको तो अभी यहाँ नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। ये स्टॉक का मोमेंटम है, तो इस मोमेंटम में अपने को बने रहना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग करने के लिए अपने को यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि उनका 6-7 महीने का ही यहाँ पे है टारगेट, तो हो सकता है मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ना 500 के ऊपर अपना अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करें। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी कंपनी अच्छी है। साल भर में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मैं बोलूँगा आपको साल भर में यहाँ पे 700 के लगभग यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट मेरे को एक यहाँ पे रिस्क है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो वापस ही उस जोन में ना चला जाए, और मतलब है ना बेयरिश जोन में ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे जो लेवल्स हैं जिस पे अपने को बाय करनी चाहिए, वो मेरे को लग रहा है कि वो लेवल्स वापस वही है जो 400 रुपये के लेवल्स है। 400 से जो 360 वाला जो लेवल है वहाँ पे एक फ्रेश बाइंग बन सकती है। बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। कंपनी डेट फ्री है, सब कुछ अच्छा कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे जो रिटर्न आएंगे ना आपको एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे आएंगे, 10-20% के जो साल भर में रिटर्न आते हैं ना, वही आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आने वाले इस स्टॉक में कैसे ट्रैक किया जा सकता है, ये इसका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप दो चीज़ें देख लो। जितने भी गैस कंपनीज है ना, उनको यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो लोग कैप्चर कर रहे हैं क्या, या वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं क्या। ओएनजीसी वगैरह अगर आप देखोगे और इंद्र प्रदेश गैस वगैरह जो है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप इनको ऐसे ट्रैक कर सकते हो। नेचुरल गैस एक मेन सेक्टर है, उसके अलावा ये लोग हाइड्रोकार्बन्स का भी काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ पे एक और चीज़ सोचने वाली बात है, अडानी गैस जो है, देखो मैं अडानी टोटल गैस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वो आईओसीएल वाली कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये इनका कस्टमर नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो अडानी टोटल गैस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, बट ये इनका कस्टमर नहीं है, मतलब कोई अनलिस्टेड मार्केट में है, अनलिस्टेड कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है अडानी उसको इन हाउस भी करती हो, बट जनरली अडानी सारा काम अपना
आउटसोर्स करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अपने को ट्रैक करनी थी, जो मेरे को आपको लगा बतानी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इसमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ये इन्वेस्टेबल है। तो यहाँ पे आप इसको जो उन्होंने पुराने भाव पे ले रखा है आराम से रहिए इसमें ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ना इतना पैसा बनाया है तो मैं आपको बोलूँगा अगर ये स्टॉक 460 से 360 आता है ना, और आपकी अगर बाइंग 200-250 रुपए की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको थोड़ा बहुत बियर करना पड़ेगा, क्योंकि एक मल्टी बैगर ऐसे ही बनता है। अगर आपको है ना कंपाउंडिंग चाहिए ना, तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अभी अगर ये स्टॉक इतना चला है और आगे इसका बिजनेस और बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक स्टॉक ने रन किया है तो कॉशियस होने की जरूरत है ही। फ्रेश बाइंग के लेवल्स बता दिए हैं, बाकी सारी चीजें। अच्छा, ये सारी जो चीजें थी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ, और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे यूट्यूब पे ये सब काम कोई करता नहीं है, बट एकदम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको एक इंसाइट मिल सके उसके लिए है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से यहाँ पे पूछ के ही ट्रेड करें। किसी भी तरह के लॉस या प्रॉफिट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम ना ही आपके लॉस में भागीदार बनेंगे, ना ही हम आपके प्रॉफिट में भागीदार बनेंगे। बस ये आपको इंसाइट देना था, इसलिए हमने दिया है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और यहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए जो हम लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं लार्ज कैप का, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।